अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा एमएस एक्सेल। हम इससे पहले दो लेक्चर इसके रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला एमएस ऑफिस, दूसरा एमएस वर्ड हमने पढ़ा। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा एमएस वर्ड के अंदर हमने सारी की सारी जितनी टैब्स होती हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। और जो वो टैब्स हैं जो एमएस वर्ड के अंदर हमने पढ़ी, वो टैब्स क्या है, वो टैब्स हर एक में इसमें आती है। जितनी भी हमारे पास एमएस ऑफिस में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली मैं जिनकी बात कर रहा हूँ जो हमें पढ़ने हैं, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एसएस हो गया, पावर पॉइंट हो गया या वर्ड, सब में वो टैब सेम है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं कोई टैब ऐड हो जाता है या कम हो जाता है कि नहीं। और हमें थोड़ी सी ये टैब्स डिफरेंट ज़्यादातर कहाँ पर है, 80 to 90% टैब्स तो सेम होते हैं, और थोड़ी सी डिफरेंट टैब्स कोई कोई हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास पावर पॉइंट में। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा टैब्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल इस एक्सेल में हम टैब्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेल और हमारी जो वर्ड है उसकी टैब्स सेम की सेम है, लिहाजा वो टैब्स इसीलिए मैंने वहाँ पर पढ़ाई आपको, ठीक है जी। दूसरा, ये लेक्चर छोटा ही बनना चाहिए, यानी भले ये पीडीएफ ज़्यादा लंबी है, 20 पेज की है, लेकिन लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 मिनट तक का बनना चाहिए, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आज हमने पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या पढ़ना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट, यानी एक फैला हुआ शीट। फैला हुआ कैसे? जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, वो डॉक्यूमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखी हुई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसी तरह हमारे पास स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट में भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर, सेव, एडिट, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इसमें हमारे पास स्प्रेडशीट में हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ऐसे। इन बॉक्सेस में हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड, जैसे हम वर्ड में लिखते हैं। कभी कभी हमें लिखना है कोई स्कूल का डेटा, अगर हमने बनाना है स्टूडेंट्स के बारे में, किस क्लास में कितने हैं, कौन कहाँ से रहता है, पेरेंटेज क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसके मार्क्स परसेंटेज कितने हैं, उसकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, ये सारा का सारा अगर वर्ड में हम लिखने बैठेंगे ना, तो एक एक लड़के के बारे में हमें 10-10, 20-20 पेज लिखने हैं, और वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है कि नहीं। उसको इजी करने के लिए हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ होता है, उसको बोलते हैं एमएस एक्सेल। और एक्सेल में हमारे पास होते हैं शीट, स्प्रेड शीट्स। इसमें हम ऐसे बनाते हैं, हम देखो इसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, टेबल्स जैसे बने होते हैं। क्या होते हैं? टेबल्स जैसे बने हुए, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं। तो इन बॉक्सेस में हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट का नाम, यहाँ पेरेंट का नाम, यहाँ एड्रेस, है ना। ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास क्या करता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा को एडिट, ऑर्गेनाइज, क्रिएट, सेव करने के लिए, ठीक है जी। थोड़ी ये डेफिनेशन पहली लाइन वाली ज़रा पढ़ लेते हैं, एक बार देख लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एंड ए कंपोनेंट ऑफ इट्स ऑफिस प्रोडक्ट, ठीक है जी। ग्रुप फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट enables यूजर्स टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट स्प्रेडशीट। यहाँ पर हमें और एक एड ऑन टैब यूज़ हो जाती है हमारे पास, वो होता है फार्मूला का, यानी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ एक एड ऑन एडवांटेज है, और एड ऑन टैब है हमारे पास। जैसे हमारे पास वर्ड में बहुत सारे टैब्स हैं, वो यहाँ पर भी हैं वो सारे, और एडिशनल एक है, वो हमारे पास क्या है, वो फार्मूला का टैब है, ठीक है जी। थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। और देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ये जो हमारे पास क्या है, ये स्प्रेडशीट, ये बना है कब? 1985 में लॉन्च किया। क्या किया गया? 85 में पहले इसको लॉन्च किया गया, 1985 में इसको पहले लॉन्च किया गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं, ये किया गया लॉन्च किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, लेकिन तब तक थोड़ा इसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं थी। अब आप ये भूल जाओ, 1985 आप भूल जाओ। आप इधर देखो, मैंने इधर लिखा है ना, पूरा अलग एक पॉइंट लिखा है। इनिशियल इसका रिलीज़ हुआ 1987 में। कब इनिशियल रिलीज़ कब हुआ? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनिशियल रिलीज़ कब हुआ, सबसे पहला रिलीज़ कब हुआ माइक्रोसॉफ्ट के लिए, जो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप कहोगे 1987 में पहले लॉन्च हुआ, ठीक है जी। और दूसरी बात याद रखो, इसको बनाने वाला बंदा कौन था? ये था चार्ल्स सिमियोनी, जो वही चार्ल्स सिमियोनी है जिसने वर्ड भी बनाया है, ठीक है जी। ये चार्ल्स सिमियोनी अब हमारे पास दो जगह आ गया, यानी वर्ड भी इसी ने बनाया है, और वर्ड में इसमें बहुत सारे बंदे इसके साथ और थे, और ये भी इसने बनाया है, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। ये दो चीज़ें याद रखो। कब?
पहला लॉन्च कब हुआ इसका, आप बोलोगे ये, ठीक है जी 1987, ये एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा जी, इसको बनाने वाला कौन बंदा था, इन क्रिएटर इन्वेंटर कौन था, आप बोलोगे चार्ल्स सिमियनी। अच्छा, इसको और किस नाम से बोलते हैं, आप बोलोगे स्प्रेडशीट। ये 3 एमसीक्यू बन गए, ठीक है जी। क्या क्या बन गया, इतने सारे इसमें देखो, इतनी सारी डिटेल मैंने लिखी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सिर्फ यही 3 बन सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं। देखो क्या लिखा है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या बोलते हैं हम, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। अच्छा, किसने बनाया, इसका इन्वेंटर कौन है, चार्ल्स सिमियोनी। अच्छा, इनिशियल रिलीज़ कब हुआ, 1987, ठीक है जी। देखो इतना सारा लिखा है ना, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मतलब किस में से एमसीक्यू, इतने में से एक एमसीक्यू कौन सा बनता है और पूछा कौन जाता है कि नहीं। अब देखो, ये थोड़ा सा याद रहता है या ना रहता है, स्टोरी के लिए याद रखो। ये चार्ल्स सिमियोनी है ना, इसने पीएचडी किया था कंप्यूटर साइंस में। क्या किया था, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, कहाँ से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। ये देखो, ये मैंने लिखा है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। यहाँ तक याद आ गया, ये इतना याद रखो, याद रहता है तो ठीक, नहीं रहता है तो मत रखो। ये मैंने किस लिए रखा है, आपको हो सकता है दिमाग में टकरा जाए, पीएचडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किसने किया था, आपको चार्ल्स सिमियोनी। उसने क्या क्या बनाया, उसने वर्ड भी बनाया, उसने एक्सेल भी बनाया। अच्छा, एक्सेल का इनिशियल रिलीज़ कब हुआ, 19 नवंबर 1987। एक्सेल को दूसरा क्या नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा इस छोटे से मतलब टुकड़े में लिखा हुआ। अब देखो 6 मिनट का है, अभी तक मैंने एक ही पेज के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अब जल्दी जल्दी ना करूँ तो थोड़ा लेक्चर कितना लंबा बन जाएगा, है ना, ठीक है जी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो है, ठीक है जी, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो है। लोगो क्या होता है, देखो, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए ये फाइल किसकी है, यानी आपको शक्ल से ही पता चल जाएगा। जैसे आप दूर से देखते हो ना, शक्ल से ही पहचान लेते हो ये फलानी बंदा है, उसका नाम आपके जहन में आ जाता है। आपको किसी दोस्त को देख लेते हो या किसी की तस्वीर देखते हो या किसी को देखते हो आके, तो ये तो फलानी बंदा है, कैसे पता चल जाता है, उसकी आपको पता चलता है शक्ल से ही। इसी तरह ये फेस है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हो, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, तो उसका आइकन, उसको जो फोल्डर बनता है ना, फोल्डर के सामने फोल्डर जैसा उसका बनता है ना, एक आइकन बनता है आपका स्क्रीन पर। वो जो आइकन बनती है ना, आइकन पर तस्वीर ये वाली आती है, किसके, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स की आइकन ऐसे आ जाता है। आप देख लेना, आप एक्सेल में कुछ भी बना देना, कुछ भी 1-2 लाइन लिख लेना एक्सेल में, फिर उसे सेव कर देना डेस्कटॉप पर या कहीं भी करो, फिर जाओ, जो आइकन उसका बना होगा ना उस फोल्डर का, उस फाइल का, वो ऐसा होगा, ठीक है जी। इससे मतलब क्या होगा, दूर से आपको पता चलेगा ये एक्स है, यानी एक्सेल है, क्या है, एक्सेल है। इसी तरह डब्ल्यू लिखा होगा तो वर्ड, पी लिखा होगा तो पावर पॉइंट, ए लिखा होगा तो एक्सेस, ठीक है, एक्सेस जिसको आप बोलते हो, ठीक है जी। अब देखो, ये लोगो बार बार बदलता गया, इसको विद द जितना अपडेट हो गया ये, इसके साथ साथ लोगो भी बदलता गया। सबसे पहले 85 से 90 तक, 1985 से 1990 तक ये ऐसे लोगो हुआ करता था, ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आता था, ठीक है जी। फिर उसके बाद 90 से 95 तक ये एक्स आ गया और ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। फिर 95 से 99 तक सिर्फ एक्स लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट नाम खत्म हो गया, ठीक है जी, क्योंकि लोगो में अब पॉपुलरिटी ज़्यादा हो गई कि एक्सेल किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर देखो, फिर ये आ गया 99 से 2003 तक, 2003 से 2007 तक ये आ गया, 2007 से 2010 तक ये आ गया, 2010 से 2013 तक ये आ गया। अच्छा, फिर 13 से 19 तक ये आ गया, 19 के बाद ये आ गया जिसका मैंने लोगो अभी डाल रखा है, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ पॉपुलर इसके आइकन्स हैं, यानी जितना ये अपडेट होता गया, जितने इसके लेटेस्ट वर्जन आते गए, वर्जन के साथ साथ इसका क्या हुआ है, इसका जो मतलब फेस था वो भी चेंज होता गया। इसको मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, ये वर्जन चेंज होना, अभी मैं मतलब मान लो 25 साल का, या मेरी एज भी है 29 ईयर्स, ठीक है जी, ये आ गया आपको समझ में। अब जब मैं 10 साल का था तो मेरा फेस अलग था ना, अब 10 साल, अभी 29 साल का हूँ, मेरा फेस अलग है, अभी 50 साल का हो जाऊँगा, मेरा फेस बदल जाएगा ना, यानी मेरी एज बढ़ती जा रही है। इसी तरह ये भी है, एज बढ़ती जा रही है, नए वर्जन आते जा रहे हैं और फेस भी इसका बदलता जाता है, ठीक है जी। यही हो गया, मतलब इसी हिसाब से ये आपका आइकन्स भी इसके बदलते रहते हैं, ठीक है जी। अब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हमारे पास कुछ फीचर्स है ना, फीचर्स, एडवांटेज बोलो, यूजेस बोलो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी।
अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके फीचर्स और एडवांटेजेस इतने हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, है ना। जहाँ आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, है कि लेकिन अब कुछ खास खास हमारे पास है। एक है सबसे पहले हमारे पास ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में आप क्या करते हो, आपको ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए मिलते हैं ना, ये एक्सेल में ऐसे डब्बे आते हैं ना, यानी आपको बना बनाया फॉर्मेट मिलता है। वर्ड में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिख के आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको बना बनाया फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है, बना बनाया फॉर्मेट आपको मिलता है। कहाँ, एक्सेल में, ठीक है जी। ऑटो सम, यानी अब आपको पूरा का पूरा आपको 50 अगर बॉक्सेस है ना, 50 सेल्स है, इन बॉक्सेस को सेल्स बोलते हैं। 50 सेल्स को अगर आपको ऐड करना है ना, आपको क्या करोगे, आप एक एक करके ऐड करोगे, फिर लास्ट पर आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लास्ट पर लिखोगे। लास्ट वाले डब्बे में आप इन सब का सम इतना है। लेकिन यहाँ आपको ऑटो सम एक क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। उसके ज़रिए आपको क्या, आपको वहाँ एक फार्मूला एंटर करना है, 1 सेकंड में वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। देखो कितना काम ईजी हो गया, ऑटो फिल हो जाएगा। कोई वर्ड आप लिखते हो ना, ए से ये रिमेंबर कर लेता है। आप जितने ए से बी से जितने आप लेटर से क्या लिखोगे, कोई सा भी वर्ड लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट सेल पर आ जाओगे ना, आप ए करोगे प्रेस, ये पूरा बताएगा ए से जितने आपने ऊपर लिखे होगे, ये ऑप्शन वहीं से दे देगा आपको। ये एंटर करना चाहते हो, ये एंटर करना चाहते हो, फिर आप देखोगे अगर आपको कोई प्रीवियस वाला ही वर्ड एंटर करना है ना, आप उसी पर एंटर वहीं कर लेते हो, यानी वो आपका एक ही आपको लेटर लिखना है, बाकी सब वहीं से ऑप्शन दे देगा। ऑटो फिल भी इसी को कहते हैं, ऑटो फिल भी हो जाएगा, ठीक है जी। ऑटो शेप्स, इसमें आपको शेप्स भी बहुत सारे हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे, फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है जी। स्टार्स ऐड कर सकते हो, हॉट स्वॉट से बहुत एमोजी टाइप होते हैं ना, वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। विजार्ड, विजार्ड क्या होता है, डिस्प्लेइंग द सेवरल हेल्पफुल टिप्स टेक्निक्स बेस्ड अपॉन व्हाट वी आर डूइंग। ड्रैग ड्रॉप फ्यूचर दे देता है हमारे पास, है ना। हेल्प्स इन रिपोजिशन, रिकॉर्ड, टेक्स्ट, यानी बहुत सारी चीज़ें आप एडिट भी कर सकते हो, ये आपको उसमें भी मदद कर लेता है। एडिट वेडिट कुछ भी कर सकते हो आप। चार्ट्स, चार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे चार्ट्स हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत सारे आज का लेटेस्ट वर्जन में जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 2-4, उनके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ और भी बताऊंगा आपको एडिशनल, ठीक है जी। पिवोट टेबल है ना डाटा के लिए, ठीक है जी। शॉर्टकट मीनूज भी दे देता है आपको, क्या दे देता है, शॉर्टकट, यानी कोई चीज़ आपको डिटेल में लिखनी है, जैसे आपको ये मैं अभी फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप शॉर्टकट में फार्मूला लिख सकते हो, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है जी। अब ये इधर आ जाओ आप, अगर फीचर्स ऐसे याद नहीं रहते हैं ना, ऐसे भी फीचर्स आप याद रखते हो। ऑटो सम, ऑटो फिल है ना, ऑटो शेप्स, विजार्ड, चार्ट्स, पिवोट टेबल, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट पर आता है शॉर्टकट मेनू। अच्छा, ये पिवोट टेबल एक बार पढ़ो आप, अगर आप याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरी इट पिवोट टेबल के बारे में मुझे पढ़ना, मुझे लगता है शायद मैंने इसमें कुछ गलत लिखा है एक बार, इसलिए देखना चाहता हूँ। इट फ्लिप्स द सम्स दैट इन सेकंड्स and allows to execute data analyze generally documents like periodic financial statements statistics. We can also analyze complex, ठीक है जी, ये वही बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ लेते हैं हम। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्टकट कीज़, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ये शॉर्टकट कीज़ अगर मैं पढ़ने बैठूँगा ना, तो एक तो मेरे एक बार पढ़ने से आपको ये याद नहीं रहेंगे, है कि नहीं। ये कोई कहानी की तरह नहीं, ये आपको रटने पड़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ मेरा टाइम भी बहुत चला जाएगा, ठीक है जी। इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको जूम करूँगा, मैं साथ साथ में आपको कुछ बताता जाऊँगा। आप इनको ना, इन कीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने पेज पर लिखो, पेज पर लिखने के बाद आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ वो भी दिमाग में रखो, ठीक है जी। चलो ये हटाने जा रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है कि जिसने अभी तक जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो अब मैं ये कर लेता हूँ शुरू। अगर किसी बंदे को अभी तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, देखो पीछे हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, वो सारा का सारा क्या है, उसके लिए ज़रूरी आपको प्रैक्टिकल पढ़ना नहीं है कि नहीं। वो आप ओरली एज ए थ्योरी भी याद रख सकते हो। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हो ना, until and unless you have done the course, you know the work, you have the working knowledge of this Microsoft Office, तब तक आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कंप्यूटर का ये वाला पोर्शन, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये प्योरली बेस्ड है हमारे पास किसका, प्रैक्टिकल बेसिस पर। एक दो बार आप प्रैक्टिकली कर लेते हो ना, MS वर्ड के साथ छेड़छाड़ करते हो, एक्सेल के साथ या पावर पॉइंट के साथ, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है
इससे ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा। ठीक है जी। अब सब बंदे ऐसे तो नहीं होंगे जिनको कंप्यूटर आता होगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आज से ही आप सीखो। ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हेल्पफुल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम व्हेन यू विल इंशाल्लाह गो एंड ज्वाइन द डिफरेंट जॉब्स, इंशाल्लाह मे ऑल ऑफ यू ज्वाइन। तो ये क्या होगा, वहाँ पर आपको इसी से काम करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता ना, आप आजकल के दौर में जाओ, आज ही जाओ, आज से सीखना शुरू करो। अगर आपके पास वो सोर्सेज नहीं है, अपने दोस्त के पास देखो जिसके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आधा आधा घंटा जाओ, 10-15 दिन में वो आपको सिखा देगा बिल्कुल। ठीक है जी। और जिनके पास सिस्टम्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक इंसानियत, ह्यूमनिटी के तौर पर ना, जिन लोगों को बेचारों को नहीं आता है, उनको प्यार से ये सिखा दो, ताकि उनको भी ये पता चले। ये एक सदका जारिया जैसा काम हो गया आप लोगों के लिए जिनके पास सिस्टम्स हैं। ठीक है जी। और जब आप ये प्रैक्टिकली कर लेते हो, उससे आपको ये मेरे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की आप खुद वहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, आपको आप अप्लाई करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये शॉर्टकट की एक्सेल में क्या कर रही है। एक बार आपने प्रैक्टिकली वो शॉर्टकट की दबाई ना, आप, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आप ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाओगे। अगर आप उसको 10 बार भी पढ़ोगे ना, आपको स्टिल कन्फ्यूजन हो जाएगा कंट्रोल ए से क्या हो जाता है। लेकिन एक बार आपने एक्सेल में जाकर कंट्रोल ए किया ना, आपको ज़िंदगी मरते दम तक, जब तक आपकी आखिरी सांस, आप यू विल नेवर फॉरगेट दैट व्हाट कंट्रोल प्लस ए डूज है या डज है कि नहीं। ये चीज़ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार जाओ प्रैक्टिकली ये चीज़ें करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप प्रैक्टिकली करो, तब जाकर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट ही आप लोगों के लिए, और ये रिक्वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी आगे हो जाएगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो है। क्या है, विंडो, यानी जब ये खुलता है हमारे पास, ये देखो होम टैब भी वही है, इंसर्ट भी मैंने पढ़ाया है पीछे, पेज लेआउट भी पढ़ा है, ये फार्मूला वाला ऐड होता है, मैंने इसमें बोला, इसमें आपको बहुत सारी फार्मूलाज मिलती है। डेटा भी छोड़ो, डेटा भी मिलता है आपके पास में, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि ये जो रिबन है सर आप पूरा नहीं पढ़ा, या पीछे भी आपने थोड़ा सा मतलब 20-40% ही आइडिया दिया इनके बारे में। बेटा देखो, मैं आपको लोगों को ये कहूँगा मेरे भाइयों, ये कहूँगा कि अगर मैं ये पढ़ाने बैठ गया ना, ये वाला सिस्टम, ऐसा नहीं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, नहीं, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं कंप्यूटर का कोई इंजीनियर हूँ, हाँ पता है मुझे इसका। लेकिन जब मैं पिछले 10-12 साल से खुद कंप्यूटर के साथ रहा हूँ, मैंने सीखा है, एक बार देखा है, तब जाकर पता है ना। अब मैं ये कहूँगा कि इतनी सारी नॉलेज आपको न तो जॉब के बाद चाहिए, न जॉब से पहले चाहिए। क्यों, ये इतना सारा है ना, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है एक्सेल का। जब आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा, इसके फंक्शन याद रहेगी, तब आप में और कंप्यूटर इंजीनियर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना, है ना। अब जो फील्ड्स डिफरेंट होते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको कहा जाएगा बताओ यार फार्मूला बार टैब जो है ये किस में होता है, एक्सेल में, एसएस में, पावर पॉइंट में, या वर्ड में होता है। आप कहोगे सर ये तो एक्सेल, ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। फिर इनके अंदर, होम के अंदर अंदर क्या क्या आता है, आपको कहेगा वो साइज वाइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस में करते हो, आप बोलोगे ये हम करते हैं सर होम टैब में करते हैं। ठीक है ना, इस तरह याद रहना चाहिए आपको। ठीक है जी, ये आपको याद रहना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है जी। अब ये रूलर साइड में होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, या इधर इधर होते हैं, ये आपको पता है ये रूलर क्या होता है, ये पता है आपको। इस छोटे से ये एक एक्सेल शीट है, ये इसके सामने दूसरा वाला एक्सेल शीट है। ठीक है जी। ये जो हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, टैब्स आते हैं हमारे पास बहुत सारे। ठीक है जी। और याद रखो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये शीट है जिस पर हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्कशीट। हमारे पास ऑलरेडी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेल को क्या बोलते हैं हम, स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, दूसरा नाम। लेकिन इसके अंदर जो ये पेज है इसको क्या बोलते हैं हम, वर्कशीट बोलते हैं। अब ये वर्कशीट एक शीट को बोलते हैं, जब बहुत सारी वर्कशीट्स हम मिलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। यानी वो एक शीट को एक पेज ही बोलते हैं, शीट ही बोलते हैं ना। जब बहुत सारी शीट्स एक बुक मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक बुक ही तो बनाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ आगे हमारे पास, इसमें ये वाले हमारे पास टैब्स आते हैं। होम तो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, हनी होम लिखा है, देखो होम लिखा है, इसके बाद इंसर्ट लिखा है। ये मैंने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दी, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे पास इसमें टैब्स भी आते हैं। इन टैब्स में हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस हैं, वही हमारे पास इसके फीचर्स भी है, किसके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो एक्सेल में हम डेटा ऐसे भर लेते हैं। अब हम एक्सेल को कैसे कैसे किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इतना याद रखो। खाली आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि वो जब कोई टास्क दिया जाएगा आपकी जवाब के बाद इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वहाँ पर क्या करना है, आपको सिखा भी दिया जाएगा। डाटा एंट्री और स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज आपको कैलकुलेशंस करने है कि नहीं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए भी है ना, आपको डाटा एनालाइज करना है ना, कुछ उसमें देखना है, कुछ खास चीज़ें देखनी है, इंटरप्रिटेट उसको करना है। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजिंग, अकाउंटिंग एंड बजटिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, ठीक है जी। कैलेंडर्स एंड शेड्यूल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरल ड्यूटीज़ के लिए भी। फोरकास्टिंग और ये क्या है, ऑटो रिपीटेटिव टास्क्स के लिए भी यूज़ किया सकते हैं। यानी ये इसके यूजेज है, यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है आप एक्सेल की ज़रूरत है आपको, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास है ये चीज़ आप याद ज़रूर रख लेना है ना। इस पोर्शन में हर एक में इसमें लेक्चर में मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक बीच में एक पेज लाता हूँ जिसमें आपको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है जी। मैं डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद, चाहे आप उसे नाम देते हो या ना देते हो, लास्ट पर आता है डॉट के बाद, यानी डॉट से लेकर आगे तक लास्ट पर जो आता है। जैसे .com हमारी ईमेल आईडी पर लास्ट आता है, इसीलिए हर आपके फोल्डर में लास्ट पर या डॉक्यूमेंट में लास्ट पर एक डॉट आता है, डॉट के बाद कुछ और आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। टेल को यानी टेल होता है ना किसी भी जानवर के पीछे, जिसमें कश्मीरी में लट बोलते हैं, वही लट होता है ये, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये है सर XLSX। लेकिन ये कब से आया हमारे पास, देखो 2003 तक हमारे पास क्या था, XLS क्या था, एक्सटेंशन डॉट, लेकिन .XLS, ये देखो .XLS। फिर उसके बाद 2007 तक, कब तक था, 2007 के बाद हमारे पास क्या आया, नया एक्सटेंशन आया .XLSX, ठीक है जी। यानी X सामने भी था, फिर लास्ट पर भी ऐड हो गया X, ठीक है जी। ये मुझे आपको कहना है। ये देखो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आज का लेटेस्ट कौन सा है, XLX। ओल्ड कौन सा है हमारे पास, .XLS, ठीक है जी। अच्छा, वी हैव .XLSM, देखो हमारे पास और एक इसमें भी एक्सटेंशन है एक्सेल में, XLSM। ये मैंने कैपिटल लिखा है, हालांकि ये स्मॉल होता है, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, ये तो आपको पता है, ये हो गया एक्सेल, है कि नहीं। ये हमारे पास जो M है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन, विच मीन्स माइक्रोज। यानी माइक्रोफोन किस लिए आप यूज़ करते हो, रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग जैसे मेरे पास इस वक्त मुंह में लगाया हुआ नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग के लिए होता है। यानी उधर जब आपको कोई भी आपको एक्सेल डॉक्यूमेंट कोई भी दिखेगा ना, तो वहाँ पर लास्ट पर लिखा है .XLSM, आप समझ लो कि ये माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया है। यहाँ वॉइस भी ऐड है, इस एक्सेल शीट में आपके पास वॉइस भी ऐड है। जैसे मेरा ये इस वक्त लेक्चर है, ये एक क्या है, एक PDF डॉक्यूमेंट है, इसके साथ में क्या है, इसमें ऐड है मेरी वॉइस, इसी के साथ इसी तरह एक्सेल में भी होता है, ठीक है जी। याद रह गया आपको, बिल्कुल। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बुक 1 होता है हमारे पास। जो वर्ड मैंने पढ़ा था ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने क्या कहा था, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम मतलब हो गया कि इन केस यू आर वर्किंग, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो एक्सेल में, तो आपने क्या किया, आपने उसको तुरंत लास्ट पर क्या किया, आपने बंद करने की कोशिश किया, उसको सेव किया, ऐसे ही नाम नहीं दिया। अब आपने जो नाम नहीं दिया, वो आपको पहले बोलता है आपने नाम देना है या नहीं देना है, आपने नाम नहीं दिया। अगर आपने नाम नहीं दिया तो फिर किस नाम से वो सेव होता है, कंप्यूटर अपनी तरफ से उसको किस नाम से सेव करता है, वो करता है ऐसे, बुक 1। क्या करता है, बुक 1। और वर्ड में कैसे करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको करता है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट 1, इस नाम से सेव करता है। यानी ये कंप्यूटर अपनी तरफ से नाम देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है नाम दिए बगैर। और हमारे पास इसमें कैसे करता है, एक्सेल में वो करता है बुक 1 नाम से सेव, ठीक है जी। ये पॉइंट आप ऊपर वाले डेफिनेटली याद रखो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, ये बताना ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी भी है। ज़रूरी उन लोगों के लिए जिनको बेचारों को एक्सेल अभी चलाना नहीं आता है, अभी देखा भी नहीं है, और उनके लिए बिल्कुल बताना ज़रूरी नहीं है। दोज हु हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ द एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है जी।
हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेल हम कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एक ये भी है, यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, वहाँ ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर क्लिक करो आप, तो वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करो, फिर वहाँ से एक्सेल खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करो आप। यहाँ तो विंडो प्लस आर दबाओ, विंडो की प्लस आर, जो यहाँ पर ऐसे होता है ना, विंडो की ऐसी होती है, ऐसे 4 बॉक्स बने हुए आपने देखा होगा, है ना, ये विंडो की है, इस पर क्लिक करो, साथ में प्लस आर दबाओ। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करो, क्या करोगे, वर्ड में आप टाइप करते थे विन वर्ड, यहाँ पर आप करोगे excel.exe, यानी एक्सेल को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यानी खोलो। इसी तरह हम दूसरी तरीके से भी कर सकते, तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर जाओ, वहाँ रन ऑप्शन में जाओ, वहाँ रन ऑप्शन पर क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऐसे, वहाँ पर ऐसे दिखाएगा, यहाँ पर सर्च करो, इस बॉक्स में आप क्या सर्च करना चाहते हो, आप लिखोगे एक्सेल EXE। या अगर आपके पास डेस्कटॉप पर कोई आइकन है एक्सेल का, आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, या टास्क बार में जाकर कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम पूछे इन द मिडल वे अपने इस चैनल के रिगार्डिंग में। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, इन केस यू लाइक देम, है ना, तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर। ठीक है जी, और साथ में PDF लेने का तरीका, इस पर मुझे मेल करें, वहाँ पर मैं आपको खुद बताऊँगा PDF मैं कैसे दे देता हूँ, ये आपको ऑलरेडी भी पता है। और मैं आपको लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, साथ साथ में आप MCQs भी किया करें जिस जिस लेक्चर को आप पढ़ते हैं। ठीक है जी, और साथ में ये भी कहूँगा आप लोगों को कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आपको मेरा कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, आप मेरी ही चैनल से पढ़ो यार, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मैं यही चाहता हूँ कि आपको नॉलेज गेन हो। चाहे अगर आपको मेरा लेक्चर जो आपको पसंद आता है तो देखो, मेरा लेक्चर आपको जो समझ नहीं आता तो और चैनलों से भी देख लो, कोई टेंशन नहीं है। अल्टीमेटली आपको मतलब एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, आपको जहाँ से लगता है आप पढ़ो। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती है एक्सेल में, क्या आती है, टर्म्स आती है एक्सेल में, जो हमने याद रखने की ज़रूरत है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब ये टर्म्स मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले देखूँगा टाइम कितना हुआ, 27 मिनट, यानी 40 मिनट तक पहुंच ही जाएगा हमारा लेक्चर। सबसे पहले आता है हमारे पास वर्कशीट। ऊपर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे चुका हूँ वर्कशीट किसको बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये बॉक्स है ना, बॉक्सों से भरा हुआ एरिया, इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। यानी एक पेज है ये, एक पेज, एक ऐसे पेज को क्या बोलते हैं, वर्कशीट। अब ये देखो हमारे पास क्या है, जब ये वर्कशीट हमारे पास बहुत होंगे हमारे पास, उनको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ऊपर आ जाओ, फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, हमारे पास वहाँ से कितने वर्कशीट दिए होते हैं, डिफ़ॉल्ट वर्कशीट हमारे पास 3 वर्कशीट दिए होते हैं। जूम करूँगा मैं यहाँ पर, देखो ये एक्सेल डॉक्यूमेंट है ना, आप खोल देना, यहाँ नीचे लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी हमारे पास डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स दिए हुए होते हैं। ठीक है जी, क्या दिए हुए हैं, तीन शीट्स दिए होते हैं, 3 वर्कशीट्स दिए होते हैं। वर्कशीट किसको बोलते हैं, इस एरिया को जिसमें हमने कुछ लिखना होता है। ठीक है जी, और जो वर्कशीट किसका, जो नीचे 3 वर्कशीट लिखे हुए हैं ना, ये जो वर्कशीट ओपन होगा ना, उसी से इसका कलर मैच होता होगा। देखो इसके साथ इसका कलर मैच होता है ना, इसका मतलब ये वाला ओपन है, ये कलर ओपन नहीं, ये इसके साथ कलर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है, अभी ये भी क्लोज्ड है। अब ये एक वर्कशीट है, ठीक है जी, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब तीनों को क्या बोलेंगे, तीनों को मिलाकर बोलेंगे। जब बहुत सारे शीट मिल जाते हैं, ये प्लस साइन है ना इधर, ये देखो आप, ये प्लस साइन, आप बहुत भी और वर्कशीट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, अब जब बहुत से वर्कशीट्स मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वर्कबुक। ये वर्कबुक की कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है जी, ये देखो इधर भी दिखाया मैंने, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप और भी ऐड कर सकते हो। एक शीट को बोलेंगे वर्कशीट, सबको मिलाकर बोलेंगे वर्क ग्रुप, वर्क बुक, सॉरी बुक। अब उसके बाद आता है हमारे पास रो, क्या आता है, रो और कॉलम। अब याद रखो हमारे पास ये जो दिखा है ना यहाँ पर, ये रो है, क्या है, रोज। ये देखो नीचे की तरफ देखा है ना, ये ऐसे रो है, ये नहीं, ये रो नहीं है, ये रो नहीं है, ये नीचे ये वाला ऐसे रो है। अब दिखा रहा है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, रो है कि नहीं, इधर की तरफ रो तो नहीं है ना। ये देखो रो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास रोज है, क्या है, रोज है। अब सबसे बात याद रखने की ज़रूरत है, एक सबसे पहली बात, रोज हमारे पास वर्ड हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल। दूसरा, हमारे पास रोज की कितने रोज होते हैं हमारे पास एक एक्सेल शीट में, जो है 10,48,576, यानी 1048576
हमारे पास क्या होते हैं, वर्कशीट्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, रोज़ होते हैं एक वर्कशीट में। एक वर्कशीट में हमारे पास कितने रोज़ होते हैं हमारे पास, आपको कि 10,48,576, ये ज़बान पर होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरी बात इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, जो वर्कशीट्स हमारे पास होते हैं, ये वर्कशीट में हमारे पास रोज़ होते हैं, ये रोज़ इनको किस नाम से इनको मतलब कौन सा नाम दिया जाता है, या इनको किन से नंबरिंग किया जाता है, आपको कहूँगा 1 2 3 4 न्यूमेरिकल से इनको क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। अब 3 चीज़ें याद रखो। रोज़ हमारे पास एक तो होते हैं हॉरिजेंटल, क्या होते हैं, हॉरिजेंटल। दूसरा हमारे पास टोटल रोज़ कितने होते हैं एक वर्कशीट में, आप कहोगे 10,48,576। तीसरा हमारे पास रोज़ को जो नेमिंग कैसे किया जाता है, आप कहोगे न्यूमेरिकल से 1 2 3 4, इसी तरह कहाँ तक, 10,48,576 तक, ठीक है जी। ये हमारे पास रोज़ है। अब आ जाओ कॉलम्स। अब कौन बचता है, ये हमारे पास ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलते हैं कॉलम्स। देखो कॉलम्स इधर की तरफ जाते हैं ना, कॉलम्स को कैसे नंबर किया जाता है, याद रखो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, सबसे पहली बात क्या होते हैं, वर्टिकल होता है जो ऊपर से नीचे होता है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास कॉलम्स को नेम कैसे किया जाता है, ABCD, ऐसे लास्ट वाला होता है XFD, याद रखो क्या होता है, AXF, A से XFD तक होते हैं, ठीक है जी। ये आपको ये लास्ट वाला है। अब उधर मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं हमारे एक एक्सेल शीट में, वो होते हैं 16,384। कितने होते हैं, 16,384, यानी हमारे पास ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा रोज़ होते हैं, कॉलम्स हमारे पास कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट, और क्या आता है, सेल होता है द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उधर क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं। ये देखो आप, ये इधर से रो है, ये इधर से कॉलम आ रहा है। अब देखो ऐसे ऐसे ये क्या बन गया यहाँ पर, ये एक बॉक्स बन गया, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास सेल। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होती है जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आप कुछ कर रहे हो, ठीक है जी। और आपको पता कैसे चलेगा आपको एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल है, उसमें दो चीज़ें होंगी आपके पास। आपको एक्टिव सेल अगर देखना है, एक्टिव सेल की दो खुसूसियत होती है, एक उसका बॉर्डर ऐसे हाईलाइटेड होता है, क्या होता है, उस सेल का बॉर्डर जो होता है वो हाईलाइटेड होता है। दूसरा उसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, कर्सर उसी में होता है, जो एक ऐसे लिखा हुआ आता है ना, जो आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे वो आपके मतलब डिजिटल क्लॉक में वो सेकंड के दो वो होते हैं ना, बीच में वो डॉट्स होते हैं, कोलन जिनको बोलते हैं, वही होते हैं। इसी तरह ये क्या कहता है, ब्लिंक करता रहता है, यानी ये हमारे पास एक्टिव सेल है। ये एक्टिव सेल नहीं है, ये एक्टिव सेल नहीं है, क्यों, इनका बॉर्डर हाईलाइट नहीं है। देखो इसका बॉर्डर हाईलाइट है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है सेल एड्रेस। क्या आता है, सेल एड्रेस, मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। सेल एड्रेस, इसमें देखो सेल एड्रेस होता है हर एक सेल, जो एक्सेल में मैंने बताया ना, हमारे पास कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं, इसका मतलब रोज इंटू कॉलम्स करो, फिर देखो कितनी वो बनती होंगी आपके पास सेल्स तो बहुत बनी हुई ना। अब एक पर्टिकुलर सेल के पास हमें जाना है, उसको क्या बोलेंगे, सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है ना जो हाईलाइटेड है, अगर मैं आपको बोलूँगा इसका एड्रेस क्या है, आप बताओगे सर सबसे पहले आप देखो इसका कॉलम कौन सा है, ये देखो कॉलम सी है, आपने सी लिखा। अच्छा इसके बाद रो कौन सा, आप कहोगे रो इसका 4 है, आपको C4, यानी ये सेल जो है इसका नाम क्या है, C4। इसका एड्रेस क्या है, नाम क्या है, नाम बोलो या एड्रेस बोलो, इसको बोलते हैं C4। अब ये हाईलाइटेड है ना, ये देखो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ आएगा C4, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, जो इसमें लिखोगे वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना, ये एक रेफरेंस की तरह आ जाएगा। C4 क्या है, C4 इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल। जैसे एक गांव में होता है ना कि मेरे नाम के 10 बंदे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, बाय द वे मैं मानूँ कोई बंदा ऐसा है जिसका नाम क्या है, राजू नाम है उसका, क्या नाम है, राजू। अब राजू एक विलेज में रह रहा है, उसी नाम के 10 बंदे हैं राजू के, है ना, या कोई और नाम के भी बंदे हैं, ठीक है जी। अब मुझे इस राजू के घर जाना है, मुझे पूरा पक्का का पक्का एड्रेस होना चाहिए ना इसके घर के जाने के लिए, है ना, मुझे सिर्फ इसी के घर जाना है। वही पक्का एड्रेस ये होता है जो सेल का बताता है, सेल का एड्रेस बताता है और सेल का नाम भी बताता है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, इन केस अगर जब भी आपको सेल का नाम देना हो, सेल का नाम कैसे शुरू होता है, सबसे पहले आता है
किसका नाम, सबसे पहले आता है कॉलम का नाम, फिर आता है रो का नाम। यानी सबसे पहले आना चाहिए आपका इंग्लिश लेटर, है ना, ABC, उसके बाद आना चाहिए 1 2 3। ऐसा नहीं है कि मैं इस सेल का नाम हमने क्या बताया था, इसका बताया था हमने C4, ये इसका एग्जैक्ट नाम है, ये करेक्ट नाम है। ऐसा नहीं हो सकता है 4C, ये बिल्कुल गलत है। यानी सबसे पहले लेटर आना चाहिए, इंग्लिश लेटर आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए आपका न्यूमेरिकल, वो नेमिंग में होता है परफेक्ट नेम। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ हमारे पास सेल एड्रेस, ये मैंने बता दिया। अच्छा, मर्ज सेल्स आपको तो बिल्कुल ये मैं बताऊंगा। मर्ज होता है 2-3 सेल्स को मिलाकर एक ही बनाना है। हमारे पास एक्सेल में ऐसी फंक्शन आती है कि हम उनसे क्या कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, 2-3 सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, 2-3 कॉलम, चाहे वो ऐसे करें हम कॉलम के हिसाब से मर्ज करें या हम ऐसे करें मर्ज, इनको क्या बोलते हैं, मर्ज सेल्स। अब आप देखो यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है, इसने ये भी सेल अलग है ना, ये भी सेल अलग है, देखो अलग सेल अलग सेल अलग सेल, लेकिन ऊपर जो इनकी ये 3 सेल हैं, इनको मिलाकर इसने एक ही सेल बनाया है और एक ही हेडिंग लिखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मर्जड सेल्स। अब आप यहाँ पर देखो, यही डेटा इसने दोबारा लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये सेल अलग है, इसमें इसने लिखा है ये सेल अलग है, ये अलग है, यानी ये अनमर्जड सेल्स है। ऊपर इसने तीनों ये मिला दिए, इनको बोलते हैं मर्जड सेल्स। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास सेल रेंज। सेल रेंज होता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक मतलब बता देना आप, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा मुझे काउंट करना है A1 सेल से लेकर A20 तक, यानी ये 20 सेलों का मुझे सम करना है, मतलब ऐड करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है। लेकिन मैंने एक क्या किया, एक रेंज सेलेक्ट किया है ना, इस रेंज को बोलते हैं हम सेल रेंज। एक सेल से लेकर किसी और सेल तक क्या करना, मतलब एक रेंज बनाना है, इसको बोलते हैं हम सेल रेंज। या ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। आप देखो, ये मैं कहूँगा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करना है, ये एक सेल रेंज हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करना है, ये भी एक रेंज हो गई, इसमें बहुत सारी सेल्स आती है, इसको क्या बोलते हैं हम सेल रेंज बोलते हैं। ठीक है जी। लास्ट पर हमारे पास, इसका मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, हमारे पास फार्मूला आता है। फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इक्वल टू साइन लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, इक्वल टू। उसके बाद जो हमें करना है वो करते हैं हम, जैसे हमने सम करना है, मैं लिखूँगा इक्वल टू सम A1, फिर लिखूँगा कोलन, कहाँ तक करना है, A10 तक, है ना। फिर मैं एंटर करूँगा, ये सेल में जब मैंने लिखा तो बिल्कुल A1 से लेकर A10 तक जितने भी हमारे पास होंगे उनका सम खुद ब खुद हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, सम। ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट अ ब्लैंक काउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्लस व्लस। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास आता है बहुत सारे, हमारे पास चार्ट्स आते हैं हमारे पास, किसमें, एक्सेल में। थोड़ा सा चार्ट के बारे में पहले आउटलाइन दे दूंगा। चार्ट के ऊपर जो हेडिंग लिखी होती है ना, जिसके बारे में वो चार्ट हो, उसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। अब यहाँ मैंने 2 मोबाइल्स की सेल लिखी है, ये लिखी है सेल किस मतलब कितना हुई है रुपीज़ में, और ये लिखी है किस ईयर में। मैंने लिखा है 2000 में, ये मोबाइल जो है ना, ये रेड वाला, ये मैंने दिखाया है सैमसंग, और ये ब्लू वाला क्या दिखाया है मैंने, ये दिखाया है मैंने एप्पल। यानी 2000 में 10 लाख सेल हुई किसकी, आपकी एप्पल की, और 20 लाख हुई किसकी, सैमसंग की। इसी तरह ये सेल ऐसी ऐसी होगी ना, इसमें हम दिखाते हैं ग्राफ्स में, ये हम एक्सेल में भी दिखा सकते हैं। इसी एक्सेल के ऊपर हम ये ग्राफ बना सकते हैं ना, एक्सेल में भी ऐसे लिखा होगा हमने, यही ईयर जो है ना, ये मैंने दिए यहाँ पर 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसे दिए है। इधर मैंने लिखी है, ये लिखी है सेल्स इन रुपीज़, 10 लाख, 20 लाख, है ना, ये ऐसे ऐसे बनी है ना। इसी से हम बना सकते हैं ये कौन सा, हमारा वाला ये चार्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। और जितने एरिया में ये चार्ट होगा ना, ये देखो इतने एरिया में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम चार्ट एरिया। और ये जो लाइन्स होती है जो टॉप्स के साथ जुड़ जाती है इधर से, है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। और हमारे पास और क्या होती है, जो हमारे पास जिस जिस चीज़ का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, चाहे एक हो, 2 हो, उनको क्या बोलते हैं, जैसे ये मोबाइल्स 2 मैंने कंपेयर किए हैं ना, इनको बोलते हैं लीजेंड्स, LEGENDS, लीजेंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो कुछ चार्ट है मैं साथ साथ में आपको बोलूँगा किस किस को आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। हमारे पास जो कॉलम चार्ट होता है, इसमें इतना याद रखो, इसमें हम कॉलम्स में 2, जितने भी हमारे पास 2 कैटेगरी हो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सेल्स ऑफ 2 मोबाइल्स मैंने आपको बताया, उनको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं। किन कैसे कर रहे हैं,
वर्टिकली कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली, यानी ऐसे दिखा रहे हैं। वर्टिकल ऐसे होता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लाइन्स है कि नहीं, ये होती है वर्टिकल कॉलम्स में दिखाते हैं हम इनको। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम चार्ट बोलते हैं। ज़्यादा इसको मतलब ये सब आपको पता होता हुआ होगा, ठीक है जी। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर एडिशनल भी बताऊंगा आपको, देखो इधर क्या होता है, इधर लाइन ऐसे डली होती है और इधर से लाइन ऐसे डली होती है। इधर लिखी होगी सेल इन रुपीज़, इधर लिखी होगी ईयर्स में, है ना। इस ईयर में इसकी सेल इतनी हुई, इसकी सेल इतनी हुई। अच्छा, दूसरे ईयर में इसकी सेल इतनी हुई, इसकी इतनी हुई, ये दिखाते हैं हम, लेकिन एज कॉलम्स में दिखाते हैं। कॉलम्स कैसे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे होके, ये वही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। दूसरा होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हम कॉलम्स के बजाय हम सिर्फ पॉइंट्स डालते हैं। पॉइंट्स में लिखते हैं इसमें 117 पहले 122 सेल हुई, उसके बाद सेल की हुई 117, उसके बाद तीसरे साल इतनी सेल हुई, ये नीचे ईयर्स लिखे हैं ना, फिर इतने, फिर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, इससे एक लाइन बनती है, उसको बोलते हैं हम लाइन चार्ट। क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट, ठीक है जी। ये दूसरा है, ये भी याद रखो। ये जो ऊपर दो है, तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट याद रखो। इसमें बहुत सारे हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास 1 करोड़ रुपए की इनकम हो गई, एक साल में 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स थे। अब कहते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स थे और हमारे पास 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। अब हम ये ऐसे एक चार्ट बनाते हैं, इससे हम ये देख लेते हैं, ये इस तरीके से हम बनाते हैं ताकि हमें दूर से पता चले किस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। 1 करोड़ में से मान लो 40% इसका था, इस प्रोडक्ट का, 30 इसका था, इसका कुछ था, इसका कुछ था। हर एक प्रोडक्ट का जो शेयर है वो हम दिखाते हैं इस पाई चार्ट से, एक सर्कल जैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाउट नेट चार्ट। क्या आता है, डाउट नेट चार्ट। डाउट नेट चार्ट में भी हम सर्कल बनाते हैं, लेकिन उस सर्कल में बीच में हम स्पेस ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें भी ऐसे ही दिखाते हैं, सेम टू सेम, लेकिन बीच में हॉलो होता है ये सर्कल, ठीक है जी। फिर हम दिखाते हैं बार चार्ट। कॉलम चार्ट और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है, कॉलम चार्ट हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं और बार चार्ट भी हम वैसे ही दिखाते हैं लेकिन वर्टिकली दिखाते हैं, है ना। ये देखो वर्टिकली दिखाई, इधर हम ईयर्स दिखाएंगे, इधर हम सेल दिखाएंगे, यानी उधर जो रुपीज़ था वो इधर था, वो इधर आएगा। ईयर उधर कहाँ था, इधर था, लेकिन यहाँ ईयर्स इधर लगाएंगे हम, फिर हम बार्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है जी। ये भी आपको समझ में आ गया। फिर ये एरिया चार्ट, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ याद रखो, इससे हम एरिया बना लेते हैं, ठीक है जी। स्कैटर्ड चार्ट, इसमें हम क्या डालते हैं, पेंसिल से डॉट्स डाल देते हैं, उनसे हमें दूर दूर से उन लाइन्स को मिलाते नहीं है, इसको स्कैटर्ड चार्ट बोलते हैं। फिर बबल चार्ट हमारे पास, बबल्स में भी वही डॉट्स डालते हैं लेकिन बड़े बड़े बनाकर, बबल जैसे बनाकर, हैं जी। स्टॉक चार्ट, ये किस में आता है हमारे पास, ये आता है स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें लाइन्स डालते हैं इनके बदले, किनके बदले, जो हमारे पास डॉट्स हम डालते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस चार्ट, ये हम नीचे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद राडार चार्ट, ये राडार की तरह होता है, ठीक है जी। उसके बाद हिस्टोग्राम, अगर याद रहता है, ये भी हमारे पास किसकी तरह, कॉलम चार्ट में आता है। लेकिन कॉलम चार्ट में आप देखो, ये 1 बना, ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2, लेकिन इनके दरमियान ऐसे स्पेस है ना, ये स्पेस। लेकिन हिस्टोग्राम में आप देखो कोई स्पेस नहीं है, न इसके दरमियान स्पेस नहीं है, फिर इधर भी स्पेस नहीं है, इधर भी स्पेस नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द लीजेंड्स। क्या है, लीजेंड्स के दरमियान स्पेस नहीं है। देखो जो मैंने आपको बताया, इनका थोड़ा अगर नाम ही आपको याद रहता है ना, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा चार्ट क्या बताता है आपको, है ना, कौन सा चार्ट कैसा बनता होगा, ठीक है जी। एक बार ये आप लोगों को वैसे आते भी होंगे सबको ये चार्ट। इसके अलावा हमारे पास बहुत भी और भी लेटेस्ट हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, लेकिन मैंने इतने समझे कि इतनी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ तक हमारा आज पूरा का पूरा एक्सेल एंड हो गया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।